भारत में हर दिन 10 लाख से ज्यादा स्टिंग की बोतलें बिकती हैं और 2022 तक इसने 48% मार्केट शेयर हासिल कर लिया था। ये एनर्जी ड्रिंक आज भारत के 20 लाख से अधिक दुकानों पर उपलब्ध है। ये एक ऐसा सफलता की कहानी है जिसने रेड बुल के 26% मार्केट शेयर को पीछे छोड़ दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि अब स्टिंग अपनी ही सफलता का शिकार हो गया है। अतिरिक्त मार्केटिंग, गलत टारगेट ऑडियंस और सोशल मीडिया मीम्स ने इसकी छवि को नुकसान पहुंचाया है। आइए समझते हैं कैसे एक ब्रांड जो एक समय पर हर युवा का पसंदीदा था, अब अपनी पहचान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। 2017 में जब स्टिंग भारत के एनर्जी ड्रिंक मार्केट में आया तो इसने 50 रुपए की कीमत के साथ एक ऐसा गेम चेंजर मूव किया जिसने रेड बुल को चुनौती देना शुरू कर दिया। रेड बुल 2009 से भारत में था, लेकिन उसकी एक 100 रुपए से ऊपर की कीमत ने इसे एक प्रीमियम प्रोडक्ट बना दिया था। स्टिंग ने इसी गैप को पहचाना और मिडिल सेगमेंट को टारगेट करके अपनी जगह बनाई। पेप्सिको ने पहले सोबी नामक एनर्जी ड्रिंक के साथ मार्केट में एंट्री की थी, लेकिन वह फ्लॉप हो गया। स्टिंग ने इस असफलता से सीख लेकर एक अलग स्ट्रैटेजी अपनाई। 2020 में 20 रुपए वाले छोटे प्लास्टिक बोतल वाले वेरिएंट ने मार्केट को हिला दिया। यह कीमत और फॉर्मेट इतना हिट हुआ कि स्टिंग अब हर छोटी दुकान से लेकर बड़े रिटेल चेन तक पहुंच गया। महामारी के दौरान रेड बुल जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स को सप्लाई चेन के झटके लगे क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होते थे, लेकिन स्टिंग का लोकल प्रोडक्शन इस मुश्किल समय में भी मार्केट में उपलब्ध रहा। इसी वजह से 2020 में स्टिंग की सेल्स में 440% का उछाल आया। यह आंकड़ा बताता है कि कैसे एक ब्रांड ने मुश्किल हालात को अपने फायदे में बदल लिया। अक्षय कुमार के साथ एनर्जी बोले तो स्टिंग कैंपेन ने ब्रांड को और पॉपुलर बनाया। ये विज्ञापन स्टिंग को युवाओं के बीच एक एनर्जेटिक और कूल ड्रिंक के रूप में स्थापित करने में कामयाब रहा। 2021 तक स्टिंग भारत के 20 लाख से ज्यादा आउटलेट्स पर पहुंच चुका था, जबकि रेड बुल की उपलब्धता इसके मुकाबले काफी कम थी। पेप्सिको का भारत में 1989 से मौजूदगी का फायदा स्टिंग को मिला। कंपनी को पहले से ही पता था कि भारतीय मार्केट में कीमत कितनी अहम भूमिका निभाती है। वियतनाम में स्टिंग की सफलता ने भी भारत में इसकी स्ट्रैटेजी को आकार देने में मदद की। स्टिंग ने सिर्फ एक एनर्जी ड्रिंक नहीं बेचा, बल्कि एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो भारतीयों की जेब और जरूरत दोनों के हिसाब से फिट था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि स्टिंग ने रेड बुल को चुनौती देने के लिए क्या क्या किया? सबसे पहले तो इसने अपनी कीमत को रेड बुल के मुकाबले आधा रखा। दूसरा, इसने छोटे शहरों और गांवों तक अपनी पहुंच बनाई जहां रेड बुल की उपस्थिति नगण्य थी। तीसरा, इसने प्लास्टिक बोतलों को चुना जो कांच की बोतलों के मुकाबले सस्ती और ट्रांसपोर्ट करने में आसान थी। स्टिंग की यह सफलता सिर्फ मार्केटिंग या प्राइसिंग की वजह से नहीं थी। इसने भारतीय उपभोक्ता के माइंडसेट को समझा और उसी के अनुसार अपनी रणनीति बनाई। जहां रेड बुल ने खुद को एक प्रीमियम ब्रांड के रूप में पेश किया, वहीं स्टिंग ने खुद को हर किसी की पहुंच में स्थापित किया। जो एक समय पर हर युवा का पसंदीदा था, अब अपनी पहचान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। स्टिंग की कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब यह ब्रांड अपनी ही सफलता का शिकार हो गया। जब कोई प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है तो कैसे वह अपनी एक्सक्लूसिविटी खो देता है। स्टिंग ने जाने अनजाने में एक ऐसी ऑडियंस को टारगेट करना शुरू कर दिया जिसने इसकी इमेज को छपरी बना दिया। सोशल मीडिया पर स्टिंग को लेकर जो मीम्स बनने लगे, उन्होंने इसकी छवि को पूरी तरह बदल दिया। ये मीम्स स्टिंग को लो क्लास ड्रिंक के रूप में पेश करते थे और धीरे धीरे यही छवि जनता के दिमाग में बैठ गई। क्या आपने कभी सोचा है कि एक प्रोडक्ट जो शुरू में कूल लगता था वह अचानक अनकूल कैसे बन जाता है? ये सोशल मीडिया की ताकत को दिखाता है, जहां एक मजाक किसी ब्रांड की पूरी पहचान बदल सकता है। स्टिंग की हर जगह उपलब्धता ने भी इसकी छवि को नुकसान पहुंचाया। जब कोई प्रोडक्ट हर छोटी दुकान पर मिलने लगता है तो उसकी एक्सक्लूसिविटी खत्म हो जाती है। स्टिंग ने मार्केटिंग में इतनी ज्यादा सक्रियता दिखाई कि लोगों ने इसे ओवर एक्सपोज्ड मानना शुरू कर दिया। उच्च आय वर्ग के उपभोक्ताओं ने स्टिंग को चिप प्रोडक्ट के रूप में देखना शुरू कर दिया और यहीं से इसकी गिरावट की शुरुआत हुई। ब्रांड ने इस नकारात्मक छवि को मैनेज करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। सोशल मीडिया पर जब स्टिंग को छपरी ड्रिंक कहा जाने लगा, कंपनी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। क्या यह सच है कि स्टिंग की लोकप्रियता अब केवल एक विशेष सोशल क्लास तक सीमित होकर रह गई है? आंकड़े बताते हैं कि हाँ, क्योंकि प्रीमियम सेगमेंट के उपभोक्ताओं ने धीरे धीरे इससे दूरी बना ली। स्टिंग की यह समस्या सिर्फ भारत में नहीं है। दुनिया के कई ब्रांड्स अपनी अत्यधिक पॉपुलैरिटी की वजह से नीचे के सेगमेंट में चले जाते हैं, लेकिन अंतर यह है कि स्मार्ट ब्रांड्स इस स्थिति को मैनेज करने के लिए तुरंत एक्शन लेते हैं। स्टिंग ने ऐसा कुछ नहीं किया और यही इसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। क्या आपने कभी गौर किया कि स्टिंग की टारगेट ऑडियंस कैसे बदल गई? शुरुआत में ये कॉलेज स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स के बीच पॉपुलर था, लेकिन बाद में इसकी पहुंच एक विशेष सोशल ग्रुप तक सीमित हो गई। यह ग्रुप वह था जिसे सोशल मीडिया पर छपरी कहा जाने लगा और स्टिंग उनका फेवरेट ड्रिंक बन गया। सवाल यह है कि क्या स्टिंग इस छवि से उबर पाएगा? अभी तक के संकेतों से लगता है कि नहीं, क्योंकि ब्रांड ने कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं अपनाई है। रेड बुल जैसे ब्रांड्स ने अपनी प्रीमियम इमेज को बचाए रखा, लेकिन स्टिंग मास मार्केट में फंसकर रह गया। कीमत और उपलब्धता के आधार पर मार्केट शेयर बनाए रखना संभव है। 2024 तक स्टिंग के 90% मार्केट शेयर हासिल करने की बात कही जा रही है, लेकिन क्या यह सच्चाई को दर्शाता है? 2022 में इसका मार्केट शेयर 48% था, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन क्या यह ग्रोथ सस्टेनेबल है? स्टिंग की सफलता सिर्फ
प्राइस और अवेलेबिलिटी पर आधारित रही है, जो लंबे समय तक चलने वाली स्ट्रैटेजी नहीं है। ब्रांड इमेज और क्वालिटी के बिना मार्केट शेयर बनाए रखना मुश्किल होता है। क्या स्टिंग अब तक के सबसे सफल वन टाइम वंडर ब्रांड्स में से एक बनकर रह जाएगा? ये वही रास्ता अपना सकता है जो पहले कई भारतीय ब्रांड्स ने अपनाया था, शुरुआत में धमाल मचाना और फिर धीरे धीरे गायब हो जाना। स्टिंग के पास अभी भी मौका है कि वह अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव लाए, लेकिन समय बीतता जा रहा है। सवाल ये है कि क्या स्टिंग इस चुनौती से उभर पाएगा? हेल्थ कॉन्शियस ट्रेंड, प्रीमियम ब्रांड्स का दबाव और सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी, ये तीनों चुनौतियां एक साथ आ गई हैं। स्टिंग को अगर जिंदा रहना है तो उसे न सिर्फ अपने प्रोडक्ट में बदलाव करना होगा, बल्कि अपनी इमेज को भी रीब्रांड करना होगा। फिलहाल तो ऐसा कोई संकेत नहीं दिख रहा है और यही इसकी सबसे बड़ी समस्या है।